प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 18। सेक्शन 18 बात करता है सर्च ऑफ पर्सन्स की। इसमें हम जो है पॉइंट वाइज करेंगे जो भी हमारे पास मेन प्रोविजंस हैं। इसमें ब्रैकेट में लिखा होगा आपको कौन सा सेक्शन किस हिसाब से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप अपनी बेरेक्ट साथ में लेके बैठें, आप सेक्शन 18 रीड करें और उसके बाद जो है पॉइंट वाइज कैसे करवाया गया है उसके हिसाब से आप अंडरस्टैंड ज़्यादा करें। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास व्हेन कैन अ पर्सन बी अरेस्टेड। ये दिया गया है सबसेक्शन 1 में कि कब जो है एक पर्सन जो है वो सर्च किया जा सकता है। सॉरी, व्हेन कैन अ पर्सन बी सर्च्ड, तो एक पर्सन जो है कब सर्च किया जा सकता है। इसके लिए एक ऑथराइज्ड ऑफिसर जो ऑथराइज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो सर्च कर सकते हैं एक पर्सन को अगर उनके पास रीज़न टू बिलीव है। ये रिकॉर्ड किया जाएगा राइटिंग में कि एक पर्सन जो है उसने सीक्रेटेड ऑन हिज बॉडी या फिर कुछ समथिंग ही पोजेसेस, कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो रेलेवेंट है पीएमएलए प्रोसीडिंग से। ऑफिसर जो है वो क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं पर्सन को और सीज कर सकते हैं इन रिकॉर्ड्स को या फिर प्रॉपर्टीज को। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास रिपोर्टिंग टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सब सेक्शन 2। इसमें आ गया इमीडिएटली आफ्टर सर्च एंड सीजर। जब सर्च और सीजर के इमीडिएटली बाद जो ऑफिसर है उनको क्या करना है, सेंड करना है जो रिकॉर्डेड रीजंस हैं प्लस जो मटेरियल है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एक सील्ड एनवलप में जो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के हिसाब से। तो इस स्लाइड में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने सेक्शन 18 के बारे में पढ़ा है। सेक्शन 18 बात करता है सर्च ऑफ पर्सन्स की। इसमें जो सबसेक्शन 1 है इसमें बोला गया है कि कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर जो ऑथराइज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अगर उनके पास रीज़न टू बिलीव है कि किसी पर्सन ने अपनी बॉडी में कुछ छुपा रखा है या पोजेस करता है कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी प्रोसीड्स जो है क्राइम के जो रिलेट करते हैं पीएमएलए प्रोसीडिंग्स से, तो उस पर्सन को जो है सर्च किया जा सकता है और सीज किया जा सकता है वो प्रॉपर्टी और जो रिकॉर्ड है जो उसके पास से मिले हैं। दूसरा आ गया, दूसरा स्टेप क्या लेना है इस प्रोसीजर में कि जैसे ही सर्च और सीजर कंप्लीट होता है, ऑफिसर जो है रिकॉर्डेड रीजंस के साथ जो प्लस जो मटेरियल वहाँ से मिला है उनको भेज देंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एक सील्ड एनवलप में। तो यहाँ पे बेसिकली इस स्लाइड में हमने 2 जो हैं स्टेप्स डिस्कस किए हैं। सबसे पहले कि सर्च कैसे करना है पर्सन्स का, ऑफिसर ऑथराइज्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, रीज़न टू बिलीव है कि यहाँ पे जो है कोई भी रिकॉर्ड या कोई प्रोसीड्स जो है क्राइम का उस पर्सन के पास है, उसकी बॉडी में उसने छुपाया है जो पीएमएलए प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, तो वहाँ पे उसको सर्च किया जाएगा, पर्सन को सीज किए जाएंगे मटेरियल्स। सर्च करने के बाद पर्सन्स को और सीज करने के बाद मटेरियल को, जो भी हमारे पास रिकॉर्डेड रीजंस के साथ मटेरियल मिला है उनको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास भेज दिया जाएगा एक सील्ड एनवलप में। तो ये बेसिकली प्रोसीजर है। एमसीक्यू बेस्ड जो है आपका यहाँ से पूछा जा सकता है कौन ऑथराइज करता है पर्सन को या कब सर्च या सीज किया जा सकता है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास राइट ऑफ द पर्सन टू डिमांड प्रेजेंस ऑफ सीनियर ऑफिसर सब सेक्शन 3। यहाँ पे पर्सन के पास राइट है कि वो डिमांड करता है कि सीनियर ऑफिसर को जो है प्रेजेंस किया जाए। इसमें आ गया बिफोर सर्चिंग द पर्सन को सर्च करने से पहले अगर पर्सन रिक्वेस्ट करता है कि उसको लिया जाए विद इन 24 आवर्स नियर जो गजेटेड ऑफिसर है जो सीनियर होगा रैंक में या फिर मजिस्ट्रेट के पास, जो ट्रैवल टाइम है यहाँ पे वो एक्सक्लूड किया जाएगा 24 आवर्स के टाइम में। फिर आ गया फोर्थ पॉइंट हमारे पास लिमिट ऑन डिटेंशन बिफोर टेकिंग टू सीनियर ऑफिसर सब सेक्शन 4। यहाँ पे पर्सन जो है उसको डिटेन नहीं किया जा सकता 24 आवर्स से ज़्यादा बिफोर उसको ले जाया जाए सीनियर ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के पास। अगेन जो टाइम ट्रैवल है, ये ट्रैवल टाइम है यहाँ पे हमारे पास, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट आ गया हमारे पास डिसीजन ऑफ द गजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट सब सेक्शन 5।
इसमें जब लाया गया उनके सामने, तो अगर उनको लगता है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है सर्च का, तो वो रिलीज कर देंगे पर्सन को इमीडिएटली, अदरवाइज वो ऑथराइज करेंगे सर्च को। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है? इस स्लाइड में हमने पढ़ा है कि जब पर्सन को सर्च करना चाहता है कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर, तो उससे पहले जो पर्सन है वो रिक्वेस्ट करता है कि उसको जो है 24 आवर्स के अंदर अंदर गजेटेड ऑफिसर के पास या मजिस्ट्रेट के पास जो है ले जाया जाए। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास कि जब उसको सीनियर ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है, तो उसको जो है डिटेन नहीं किया जा सकता है 24 आवर्स से ज़्यादा। फिफ्थ आ गया इसमें हमारे पास जो डिसीजन है गजेटेड ऑफिसर का, तो यहाँ पे जो गजेटेड ऑफिसर है या जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है या मजिस्ट्रेट जिसके पास भी ले जाया गया है, यहाँ पे दो हमारे पास पॉइंट आएंगे। पहला आ गया कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है सर्च का, तो यहाँ पे पर्सन को जो है रिलीज कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट आ गया, अगर उनको लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड है तो वहाँ पे बोल दिया जाएगा कि इसको जो है सर्च किया जाए। तो यहाँ पे हमने जो है 3 पॉइंट्स में क्या पढ़ा कि सर्च करने से पहले जो पर्सन है जिसको सर्च किया जा सकता है वो डिमांड कर सकता है या रिक्वेस्ट कर सकता है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको जो भी हमारे पास गजेटेड ऑफिसर है जो सीनियर होगा रैंक में, उसके पास या मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश किया जाए। अगर ऐसा प्रोसीडिंग उन्होंने चालू किया है कि उसको मजिस्ट्रेट के पास या गजेटेड ऑफिसर के पास ले जाना है, तो 24 आवर्स से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते हैं उस पर्सन को। फिर गजेटेड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के पास जब उस पर्सन को ले जाया जाएगा और उनको लगता है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है सर्च का, तो वो रिलीज कर देंगे पर्सन को। लेकिन अगर उन्हें लगता है रीजनेबल ग्राउंड है तो वहाँ पे जो है सर्च किया जाएगा उस पर्सन को। 6 पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट विटनेसेस, ये आ गया सब सेक्शन 6 में। बिफोर सर्चिंग जो ऑफिसर हैं उनको कॉल करना है 2 या 2 से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, सर्च लिया जाएगा उनकी प्रेजेंस में। 7th आ गया लिस्ट ऑफ सीज्ड आइटम्स, सब सेक्शन 7। ऑफिसर जो है मस्ट वो प्रिपेयर करेंगे एक लिस्ट या इन्वेंट्री जो आइटम सीज हुए हैं और ऑब्टेन करेंगे जो सिग्नेचर हैं विटनेसेस के। 8th पॉइंट आ गया हमारे पास प्रोटेक्शन फॉर वुमेन, सब सेक्शन 8। जो फीमेल है उसको सर्च किया जाएगा सिर्फ फीमेल ऑफिसर के द्वारा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 6 पॉइंट, जो कि है हमारे पास इंडिपेंडेंट विटनेसेस का। इंडिपेंडेंट विटनेसेस, इसमें बताया गया है कि जब सर्च किया जाता है तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंट विटनेस वहाँ प्रेजेंट होने ज़रूरी हैं, उन्हीं की जो प्रेजेंस में है सर्च किया जाएगा। 7th आ गया हमारे पास सर्च करने के बाद जो ऑफिसर हैं वो प्रिपेयर करेंगे एक लिस्ट, कौन कौन से जो आइटम्स हैं वो सीज किए गए हैं, कौन कौन से आइटम्स जो हैं वो सीज किए गए हैं, और यहाँ पे जो है सिग्नेचर जो है चाहिए, सिग्नेचर करवाने हैं जो हमारे पास ऊपर विटनेसेस हैं जिनकी प्रेजेंस में जो है सर्च हुई है उनका। 8th बात करता है विमेन के जो है फेवर में कि एक विमेन को सर्च किया जा सकता है सिर्फ एक फीमेल ऑफिसर के द्वारा। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि इंडिपेंडेंट विटनेसेस होने चाहिए, 2 कम से कम 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एमसीक्यू बेस्ड आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर जो लिस्ट है उसको जो है लिस्ट बनाई जाएगी कौन कौन से आइटम सीज हुए हैं, वहाँ पे सिग्नेचर चाहिए विटनेसेस के। विमेन की जब बात आती है तो उनको जो है विमेन को सर्च किया जाएगा एक फीमेल ऑफिसर के द्वारा। ये वाला पॉइंट भी जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 9th पॉइंट। 9th पॉइंट है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन सर्च्ड। ये आ गया सब सेक्शन 9 में। तो क्या स्टेटमेंट होगी उस पर्सन की जिसको सर्च किया गया है। ऑफिसर जो है यहाँ पे वो रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट उस पर्सन की जिसको सर्च किया गया है रिगार्डिंग जो रिकॉर्ड्स हैं या फिर जो प्रोसीड्स हैं क्राइम के जो भी उनको मिले हैं। फिर आगे एप्लीकेशन फॉर रिटेंशन सब सेक्शन 10। ऑफिसर जो सीज करते हैं आइटम्स उनको क्या करना है 30 दिन के अंदर अंदर वो फाइल करेंगे एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने रिक्वेस्ट करने के लिए रिटेंशन जो है सीज रिकॉर्ड्स का या फिर जो है प्रॉपर्टीज का। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बताया गया है कि जो ऑफिसर हैं यहाँ पे जिन्होंने सर्च किया है वो रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट
उस पर्सन की जिसको सर्च किया गया है रिगार्डिंग जो रिकॉर्ड्स हैं और जो प्रोसीड्स हैं क्राइम के जो मिले हैं। 10th आ गया इसमें हमारे पास रिटेंशन जो है उसकी एप्लीकेशन कितने दिन के अंदर देनी है, 30 दिन के अंदर अंदर देनी है पुलिस ऑफिसर को। किसको देनी है, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उनको देनी है। यहाँ पे जो याद रखने वाला है वो यहाँ पे रिटेंशन एप्लीकेशन वाला पॉइंट आपको याद रखना है, 30 दिन के अंदर अंदर देनी है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देनी है। बाकी जो है स्टेटमेंट वाला आप जो है थोड़ा सा ध्यान में रखें, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप वैसे ध्यान रखें कि स्टेटमेंट ली जाती है उस पर्सन की जिसको सर्च किया जाता है रिकॉर्ड्स और प्रोसीडिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट सेक्शन आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 19। सेक्शन 19 जो है वो बात करता है पावर टू अरेस्ट, कौन जो है अरेस्ट कर सकता है। पहला पॉइंट है हमारे पास कौन अरेस्ट कर सकता है, सबसेक्शन 1। जो फॉलोइंग ऑफिसर्स हैं वो अरेस्ट कर सकते हैं एक पर्सन को अगर ऑथराइज किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। पहला है हमारे पास डायरेक्टर, फिर है डेप्यूटी डायरेक्टर, फिर है असिस्टेंट डायरेक्टर, फोर्थ है हमारे पास कोई दूसरा ऑथराइज्ड ऑफिसर। फिर आ गया व्हेन कैन दे अरेस्ट, कब अरेस्ट किया जा सकता है। दे कैन अरेस्ट अ पर्सन ओनली इफ, अगर सिर्फ उनके पास मटेरियल है उनकी पोजेशन में, और मतलब यहाँ पे ये वाला और नहीं है एंड है, तो यहाँ पे ये दोनों ही जो आपके पास सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। तो पहला आ गया उनके पास मटेरियल है पोजेशन का, दूसरा आ गया उनके पास रीजन टू बिलीव है, ये रिकॉर्ड किया गया है राइटिंग में कि जो पर्सन है वो गिल्टी है ऑफेंस का जो पनिशेबल होगा पीएमएलए के अंडर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं सेक्शन 19 की। सेक्शन 19 जो है पावर टू अरेस्ट की बात करता है, कब जो है अरेस्ट किया जा सकता है, किन सर्कमस्टांसेस के अंदर और किसके पास पावर होती है अरेस्ट करने की। सबसे पहला बात करता है हु, किसके पास पावर है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, ये ऑथराइज किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें जो है 4 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। पहला है डायरेक्टर हमारे पास, दूसरा है डेप्यूटी डायरेक्टर हमारे पास, तीसरा है असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे पास, चौथा है हमारे पास कोई दूसरा कोई भी अदर जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है। फिर आ गया सेकंड क्वेश्चन हमारे पास व्हेन, कब अरेस्ट किया जा सकता है। इसमें अरेस्ट किया जा सकता है 2 सिचुएशंस में। पहला तो जो मटेरियल है वो पोजेशन में है पर्सन की, तो उसके पास मिला है मटेरियल, प्लस रीज़न टू बिलीव है यहाँ पे। तो रीज़न टू बिलीव है यहाँ पे कि वो गिल्टी है किसी ऑफेंस का अंडर पीएमएलए। तो आपके पास ये 2 पॉइंट हैं। इसमें जो हु वाला पॉइंट है वो आपको याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि कौन अरेस्ट कर सकता है। 4 ऑप्शंस है आपके पास, तो कोई एक इनकरेक्ट ऑप्शन भी दिया जा सकता है और यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, तो इनकरेक्ट आपको टिक करना है। तो कौन अरेस्ट कर सकता है, सबसे पहले ऑथराइज करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई और ऑथराइज्ड ऑफिसर। कब किया जा सकता है, जब पर्सन के पोजेशन में मटेरियल है और रीजन टू बिलीव है कि वो गिल्टी है किसी ऑफेंस का जो पीएमएलए के अंडर आता है। थर्ड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास ड्यूटी टू इन्फॉर्म ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। यहाँ पे ड्यूटी है इन्फॉर्म करने की कि किन ग्राउंड्स पे जो है अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करने के बाद ऑफिसर जो है वो इन्फॉर्म करेगा पर्सन को कि किन ग्राउंड्स पे उसको अरेस्ट किया गया है एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना। फिर आ गया फोर्थ पॉइंट हमारे पास रिपोर्टिंग टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सब सेक्शन 2। इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट, अरेस्ट करने के इमीडिएटली बाद जो ऑफिसर है वो क्या करेंगे, सेंड करेंगे कॉपी जो है अरेस्ट ऑर्डर की एंड जो मटेरियल है जिन पे बिलीफ फॉर्म किया गया है, जो रीज़न टू बिलीव था, वो जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेजेंगे एक सील्ड एनवलप में प्रिस्क्राइब्ड जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। ऑथराइज एडजुडिकेटिंग जो अथॉरिटी है वो इनको रखेगी प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के लिए। फिफ्थ पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास मैंडेटरी प्रोडक्शन बिफोर कोर्ट सबसेक्शन 3। हर एक अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस किया जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर स्पेशल कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने जिसके पास जुरिस्डिक्शन है। ये जो 24 आवर्स का टाइम होगा ये एक्सक्लूड करेगा ट्रैवल टाइम। उस प्लेस ऑफ अरेस्ट से, जहाँ प्लेस ऑफ अरेस्ट से कोर्ट तक का जो ट्रैवल टाइम होगा उसको एक्सक्लूड किया जाएगा।
तो यहाँ पे हमने क्या जो है डिस्कस किया है, सबसे पहले हमारे पास जो ऑफिसर जो अरेस्ट करेगा पर्सन को, वो उसको इन्फॉर्म करेगा जो पर्सन अरेस्टेड है क्या ग्राउंड्स हैं अरेस्ट के, कि किन ग्राउंड्स के बेसिस पे उसको जो है अरेस्ट किया गया है। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास, यहाँ पे जो है रिपोर्ट भेजी जाती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और रिपोर्ट में क्या क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कॉपी होगी अरेस्ट ऑर्डर की, उसके साथ साथ जो मटेरियल है जिसके बेसिस पे जो रीज़न टू बिलीव है वो फॉर्म किया गया था वो भेजा जाएगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सेंड किया जाएगा, और ये जो है एक सील्ड एनवलप में जो है अथॉरिटी को भेजा जाएगा। फिफ्थ पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास प्रोडक्शन बिफोर कोर्ट। तो हर एक जो अरेस्टेड पर्सन है उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर स्पेशल कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है जिसके पास जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे जो है पेश किया जाएगा। और यहाँ पे जो 24 आवर्स का टाइम है, यहाँ पे जो आपका ट्रैवल टाइम है वो एक्सक्लूड किया जाएगा, मतलब वो 24 घंटे के अंदर काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है हमने 3 पॉइंट्स कवर किए हैं। सबसे पहले हमने कवर किया है कि जो ग्राउंड्स है अरेस्ट के वो बताने हैं जो पर्सन अरेस्टेड है। दूसरा है रिपोर्ट भेजी जाएगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सील्ड एनवलप में। रिपोर्ट में क्या क्या होगा, कॉपी होगी अरेस्ट ऑर्डर की और मटेरियल होगा जिस पे रीज़न जो है बिलीफ का वो फॉर्म किया गया था। फिफ्थ पॉइंट आ गया जो अरेस्टेड पर्सन है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर स्पेशल कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश करना है। यहाँ पे ट्रैवल टाइम जो है वो एक्सक्लूड होगा। तो इसमें जो है आपको ये 24 वाला जो है ध्यान रखना है प्रोड्यूस करने का। ऊपर से ग्राउंड्स भी आप ध्यान रखिए, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाएंगे, फिर रिपोर्ट भेजी जाएगी। अगर किसी ने सीआरपीसी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अरेस्ट के बाद जो है ये सिमिलर जो स्टेप्स हैं वो आपके फॉलो होते हैं, बट यहाँ पे जैसे रिपोर्ट को स्पेसिफाई किया गया है कि मटेरियल से रिलेटेड भी चीज़ें बतानी है, फिर आवर्स स्पेसिफाई किया गया है, जो जुरिस्डिक्शन किनके पास होगा वो स्पेसिफाई किया गया है। तो अगर जिस्ट देखा जाए तो सीआरपीसी से सिमिलर यहाँ पे प्रोसीजर है, लेकिन थोड़ी थोड़ी अथॉरिटीज़ डिफरेंट है और जो है थोड़ा थोड़ा मटेरियल वगैरह का जो डिटेलिंग है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 20। सेक्शन 20 बात करता है रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी की। इसमें आ गया रिटेंशन या फ्रोजन पीरियड 180 दिन का होता है। अगर प्रॉपर्टी सीज की गई है अंडर सेक्शन 17 या 18 या फ्रीज की गई है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1A, तो जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो रिटेन कर सकता है या फ्रीज कर सकता है इसको सिर्फ 180 दिन तक, अगर वो बिलीव करता है, ये रिकॉर्ड किया जाएगा राइटिंग में कि ये रिक्वायर्ड है एडजुडिकेशन के लिए सेक्शन 8 के अंडर। सेकेंड पॉइंट आ गया हमारे पास फॉरवर्डिंग टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आफ्टर ऑर्डरिंग रिटेंशन या फ्रीजिंग। तो रिटेंशन या फ्रीजिंग ऑर्डर करने के बाद जो ऑफिसर हैं वो इमीडिएटली सेंड करेंगे एक जो कॉपी है ऑर्डर की और जो सपोर्टिंग मटेरियल है या जो एविडेंस है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एक सील्ड एनवलप में रूल्स के हिसाब से। फिर आ गया हमारे पास रिटर्न आफ्टर 180 डेज अनलेस एक्सटेंडेड। तो 180 दिन का पीरियड जब खत्म हो जाएगा तो प्रॉपर्टी जो है वो रिटर्न की जाएगी उस पर्सन को जिससे सीज किया गया था या जिसकी प्रॉपर्टी फ्रीज की गई थी, अनलेस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अलाउ करती है फर्दर रिटेंशन या फिर फ्रीजिंग। तो इस स्लाइड में हमने जो है वो क्या क्या कवर किया है। सबसे पहले सेक्शन 20 जो है वो बात करता है रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी की। जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमारे पास वो बताया गया है कि जो रिटेंशन होगा या जो फ्रीजिंग होगी प्रॉपर्टी की वो जो है 180 दिन तक होगी, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकती है। दूसरा बताया गया है जब रिटेंशन या जो फ्रीजिंग ऑर्डर पास होता है तो जो ऑफिसर है वो जो है कॉपी जो है ऑर्डर की प्लस जो सपोर्टिंग मटेरियल है या फिर जो एविडेंस है यहाँ पे हमारे पास उसको सेंड करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एक सील्ड एनवलप में।
तीसरी जो चीज़ है हमारे पास, जब वो 180 डेज़ का जब पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो रिटर्न की जाएगी उस पर्सन को जिसको वो बिलोंग करती है, अनलेस जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो अलाउ करती है फर्दर रिटेंशन या फिर जो है फ्रीजिंग। तो यहाँ पे हमने जो है 3 चीज़ें पढ़ी हैं सेक्शन 20 में जो बात करता है रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी की। सबसे पहले जो टाइम पीरियड है फ्रीजिंग का या रिटेंशन का वो है हमारे पास 180 डेज। दूसरा है जब फ्रीजिंग और जो रिटेंशन ऑर्डर पास किया जाता है तो जो ऑफिसर हैं वो कॉपी या जो मटेरियल जो सपोर्टिंग मटेरियल है वो भेजेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एक सील्ड एनवलप में। जैसे ही 180 दिन पूरे हो जाते हैं तो वो जो रिटर्न की जाएगी प्रॉपर्टी उस पर्सन को जिसको वो बिलोंग करती है, जब तक अथॉरिटी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो फर्दर नहीं बताती है, अलाउ करती है रिटेंशन या फिर फ्रीजिंग। तो ये जो है आपके पास पूरा प्रोसीजर है। यहाँ पे जो आपको है टाइम पीरियड ध्यान रखना है 180 डेज़ का, और 180 डेज़ के बाद क्या करना है, रिटर्न करना है जब तक फर्दर रिटेंशन या फिर फ्रीजिंग ऑर्डर नहीं होता है। नेक्स्ट आ गया इसमें 4th हमारे पास, दैट इज कंडीशंस फॉर एक्सटेंशन बियॉन्ड 180 डेज। यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक्सटेंड कर सकती है रिटेंशन या फ्रीजिंग ओनली सेटिस्फाई होने के बाद कि जो प्रॉपर्टी है वो प्राइमा फेसाई इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में और ये रिक्वायर्ड है एडजुडिकेशन के लिए अंडर सेक्शन 8 में। फिर आ गया रिलीज आफ्टर कन्फिस्केशन ऑर्डर। आफ्टर जो स्पेशल कोर्ट है वो पास करता है एक कन्फिस्केशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 8 सबसेक्शन 7, वो रिलीज कर देंगे सारी की सारी प्रॉपर्टी को जो इन्वॉल्व्ड नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग में राइटफुल ओनर को। नेक्स्ट आ गया विद होल्डिंग रिलीज फॉर अपील। ये होगा 90 डेज की अपील हमारे पास। इवन इफ स्पेशल कोर्ट या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर कर देती है रिलीज जो है प्रॉपर्टी का, और जो डायरेक्टर है या ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो विदहोल्ड कर सकता है उस रिलीज को 90 दिन के लिए अगर उनको लगता है कि ये रेलेवेंट है अपील प्रोसीडिंग्स के लिए। तो इस स्लाइड में हमने जो है 4th पॉइंट किया है। 4th पॉइंट में हमने पढ़ा है कि किन कंडीशंस में, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो एक्सटेंड कर सकती है ऑर्डर को, तो कब कर सकती है। तो इसमें 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। पहला है कि जो प्रॉपर्टी है वो प्राइमा फेसाई इन्वॉल्व्ड है मनी लॉन्ड्रिंग में, और दूसरा है ये रिक्वायर्ड होगा एडजुडिकेशन के लिए अंडर सेक्शन 8। यहाँ पे 5th बात करता है रिलीज आफ्टर कन्फिस्केशन ऑर्डर। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब स्पेशल कोर्ट जो है वो कन्फिस्केशन ऑर्डर पास कर देता है तो उसके बाद रिलीज की जाएंगी वो सारी प्रॉपर्टीज जो इन्वॉल्व्ड नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग में। फिर आ गया 6th हमारे पास, दैट इज विदहोल्ड करना रिलीज को अपील के लिए। तो विदहोल्ड कब किया जा सकता है, जब यहाँ पे जो है स्पेशल कोर्ट ने या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने बोल दिया है कि रिलीज किया जाए प्रॉपर्टीज को, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्टर है या फिर जो ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं वो विदहोल्ड कर सकते हैं 90 दिन के लिए प्रॉपर्टी अगर उनको ये रेलेवेंट लगता है अपील के लिए। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है किन कंडीशंस में एक्सटेंड किया जा सकता है जो हमारा टाइम पीरियड है। इसमें आ गया हमारे पास अगर प्रॉपर्टी जो है प्राइमा फेसाई लगता है कि उसके फेस पे ही लगता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तब, या फिर उसकी अंडर सेक्शन 8 जो है एडजुडिकेशन की ज़रूरत है। फिर आ गया स्पेशल कोर्ट कन्फिस्केशन ऑर्डर पास कर देता है, उसके बाद रिलीज़ किया जाएगा उन सारी प्रॉपर्टीज़ को जो इन्वॉल्व नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग में। फिर आ गया विदहोल्ड कब कर सकते हैं ऑफिसर जो है प्रॉपर्टी को, जब स्पेशल कोर्ट ने या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रिलीज ऑर्डर दे दिया है तब जो हमारे पास डायरेक्टर हैं या जो ऑफिसर हैं ऑथराइज्ड वो 90 दिन के लिए प्रॉपर्टी अपने पास रख सकते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये रेलेवेंट होगा अपील के लिए। यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो टाइम पीरियड याद रखना है, और उसके अलावा आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि कब जो है एक्सटेंड किया जा सकता है 180 डेज़ का जो टाइम पीरियड है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 21। सेक्शन 21 बात करता है रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स की। इसमें आ गया रिटेंशन और जो फ्रोजन पीरियड है वो 180 डेज़ का होगा। अगर रिकॉर्ड सीज किए गए हैं अंडर सेक्शन 17 और 18 या फ्रीज किए गए हैं अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1A
तो वो रिटेन किए जाएंगे या फ्रीज किए जाएंगे 180 डेज़ के लिए। ये अलाउ किया जाएगा जब सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास रीज़न टू बिलीव है कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं इंक्वायरी के लिए इस एक्ट के अंदर। सेकेंड आ गया राइट टू ऑब्टेन कॉपीज़। जो पर्सन है जिसके रिकॉर्ड सीज किए गए हैं या फ्रीज किए गए हैं उनके पास राइट है ऑब्टेन करने का कॉपीज़ जो है रिकॉर्ड्स की। तीसरा आ गया रिटर्न आफ्टर 180 डेज अनलेस एक्सटेंडेड। तो यहाँ पे बताया गया है कि 180 डेज का जो पीरियड है जब वो एक्सपायर हो जाता है तो जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिटर्न किए जाएंगे कंसर्न्ड पर्सन को। एक्सेप्शन कब है, वो कंटिन्यू किए जा सकते हैं रिटेन करना उनको या फ्रीज करना ओनली इफ अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अप्रूव करती है एक्सटेंशन। तो इस स्लाइड में जो है हम सेक्शन 21 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 21 बात करता है रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स की। इसमें बात किया जाता है कि जो रिटेंशन या जो फ्रीजिंग होगा रिकॉर्ड्स का वो 180 डेज के लिए होगा और ये अलाउ किया जाएगा जब हमारे पास जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या जो ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं उनके पास रीज़न टू बिलीव है कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे इंक्वायरी के लिए। तो यहाँ पे जो है इंक्वायरी के लिए बोला गया है। सेकंड आ गया जिस पर्सन के हमारे पास रिकॉर्ड्स थे वो जो है कॉपी ऑब्टेन कर सकता है उन रिकॉर्ड्स की। तीसरा आ गया हमारे पास रिटर्न करने हैं 180 दिन के बाद अनलेस एक्सटेंडेड। तो इसमें आ गया हमारे पास जब 180 डेज जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं तो ये रिकॉर्ड्स जो हैं ये रिटर्न करने हैं उस पर्सन को जिसको बिलोंग करते हैं। एक्सेप्शन क्या है इसकी, ओनली इफ अगर ऑथराइजिंग अथॉरिटी जो है वो अप्रूव करती है एक्सटेंशन। तो काफ़ी सिमिलर हमारे पास इसका प्रोसीजर है जो पिछले वाला सेक्शन हमने किया है उससे। इसमें भी सेम टाइम पीरियड है हमारे पास 180 डेज़ का कि रिटेंशन या फ्रीजिंग 180 डेज़ के लिए हो सकती है अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और जो ऑथराइजिंग ऑफिसर है उनके पास रीज़न टू बिलीव है कि इंक्वायरी के लिए जो है रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होगी। यहाँ पे कॉपी ऑब्टेन कर सकते हैं जो रिकॉर्ड्स की जिस पर्सन को वो बिलोंग करते हैं। 180 दिन के बाद जो है रिटर्न करने हैं हमें यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं जो सीज किए गए हैं अनलेस जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो एक्सटेंशन करती है। फोर्थ पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास कंडीशन जो है एक्सटेंशन के लिए बियॉन्ड 180 डेज। अलाउ करने से पहले एक्सटेंशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड होगी कि जो रिकॉर्ड्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं एडजुडिकेशन के लिए अंडर सेक्शन 8। फिर आ गया रिलीज आफ्टर कन्फिस्केशन या रिलीज ऑर्डर। एक ऑर्डर जो है कन्फिस्केशन का या रिलीज का अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 7 सेक्शन 58B या फिर सेक्शन 60 सबसेक्शन 2A एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो डायरेक्ट करेगी रिलीज जो है रिकॉर्ड्स का उस पर्सन को जिससे ये जो है सीज किए गए हैं। विदहोल्ड करना रिलीज के लिए फॉर अपील 90 डेज के लिए। इसमें बात होती है कि इवन इफ रिलीज अगर ऑर्डर कर दिया गया है डायरेक्टर या ऑथराइज्ड ऑफिसर विदहोल्ड कर सकता है रिलीज जो है 90 डेज के लिए अगर वो बिलीव करता है कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो रेलिवेंट हैं अपील प्रोसीडिंग्स के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास सिमिलर पॉइंट्स हैं पिछले सेक्शन से। फोर्थ बात करता है कि कब जो है एक्सटेंशन हो सकता है बियॉन्ड 180 डेज। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड होंगे एडजुडिकेशन के लिए अंडर सेक्शन 8। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फिफ्थ पॉइंट जो है वो बात करता है रिलीज जो है आफ्टर कन्फिस्केशन या फिर रिलीज ऑर्डर। तो रिलीज किया जाएगा यहाँ पे कन्फिस्केशन या रिलीज ऑर्डर देके। यहाँ पे सेक्शंस मेंशन किए गए हैं, आप सेक्शंस का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 6 7 या 58B या 60 जो सबसेक्शन 2A इन सेक्शंस के अंडर अगर कन्फिस्केशन या रिलीज ऑर्डर आता है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो डायरेक्ट कर देगी कि रिलीज किया जाए रिकॉर्ड्स को उन पर्सन्स को जिनसे सीज किया गया है। सिक्स्थ आ गया इसमें हमारे पास विद होल्ड कब कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं तो इनको विद होल्ड किया जा सकता है 90 डेज के लिए अगर अथॉरिटी को दैट इज़ जो डायरेक्टर है या ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं उनको रेलिवेंट लगता है ये अपील प्रोसीडिंग्स के लिए।
तो काफ़ी सिमिलर आपके पास पिछले सेक्शन से है। ये हमारे पास आपको 90 डेज़ का टाइम पीरियड याद रखना है। आप सेक्शंस को थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि कन्फिस्केशन ऑर्डर या रिलीज ऑर्डर किन सेक्शंस के अंडर पास किया गया है। उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है सेक्शन 8 के अंदर, उसकी वजह से जो है एक्सटेंशन यहाँ पे होता है।